हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए शुरू करते हैं। कुअरुक कुअरुक कुअरुक, हितभुक मितभुक ऋतभुक। सुभाषित अर्थात कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, निरोगी है। तो बच्चों, आपको अर्थ समझ में आया? यहाँ 3 बार पूछा गया है कि कौन निरोगी है, यानी कि किसके अंदर रोग यानी बीमारी नहीं है। और ये बताया गया है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है यानी कि निरोगी है जो समय स्थान अनुकूल पौष्टिक और उचित आहार लेता है। वही निरोगी है, यानी कि उसमें कोई रोग नहीं है, वह स्वस्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्नेन जातानि जीवंती। ये देखिए, ये मेदू और मिष्टी हैं। ये विद्यालय का नोटिस बोर्ड है, इस पे आज का विचार लिखा हुआ है, अन्नेन जातानि जीवंती। ये इसे पढ़ रहे हैं। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करें। 3.1 हम क्या खाते हैं। क्रियाकलाप 3.1 आइए अंकित करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। बच्चों, आहार मतलब जो खाना हम खाते हैं वह आहार है। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ये तालिका है 3.1 सप्ताह में खाए जाने वाले पदार्थ, यानी कि सोमवार को आपने क्या खाया आपको यहाँ लिखना है। मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और इसी तरह रविवार को पूरे सप्ताह आपने क्या क्या खाया ये आपको यहाँ पर लिखना है। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग-अलग समय पर आपकी पसंद अलग-अलग होती है? अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? 3.1.1 विभिन्न क्षेत्रों के आहार। क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अगर लिखित हैं। आइए बच्चों, उन उदाहरणों को देखें। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ इस तालिका में पहले राज्य हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें हैं। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं और पेय यानी पीने वाले पदार्थ हैं। पहले राज्य हम लेते हैं पंजाब। फसलें कौन सी उगती हैं? मक्का, गेहूं, चना, दालें। और पारंपरिक खाद्य पदार्थ है मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पीने के लिए पेय हैं लस्सी, छाछ, दूध, चाय। अरे वाह! सुन के मुंह में पानी आया ना बच्चों। चलिए अब अगले राज्य का देखते हैं। कर्नाटक राज्य है और फसलें यहाँ उगती हैं चावल, रागी, उड़द, नारियल। और खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ में इडली, डोसा, सांबर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे, पालिया, रसम, चावल।
पेय में है छाछ, कॉफी और चाय। अब चलते हैं अगले राज्य में, मणिपुर। और यहाँ की फसलें हैं चावल, बांस, सोयाबीन। और पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं चावल, इरोम्बा यानी चटनी, उती, पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है ये, सिग्जू, कांगसुई। और यहाँ का पेय है बिना दूध की चाय। अन्य, अब बच्चों यहाँ पे आपको एक राज्य का नाम लिखना है और वहाँ उगने वाली फसल, खाद्य पदार्थ जो वहाँ के पारंपरिक हों वो लिखने हैं और पेय यहाँ पे आपको लिखना है। आपको उदाहरण 3 दिए जा चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। 3.1.2 समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हुई हैं? आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियां यानी कि भोजन बनाने के तरीके एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियां परिवर्तित हो गई हैं? क्रियाकलाप 3.3, आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियां किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं? खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं? तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। बच्चों, साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू लें, उनसे बातचीत करें। आप यहाँ चित्र में देख ही रहे होंगे कि पहले के समय में पारंपरिक चूल्हा, ये देखिए इस तरह चूल्हे पे खाना बनाया जाता था। किंतु समय के साथ साथ विकास हुआ। आधुनिक समय में आज आधुनिक गैस चूल्हा, इस गैस चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है। किस तरह पहले और यहाँ तक कि अभी भी कुछ घरों में सिलबट्टा उपयोग किया जाता है किसी भी सामान को, खाने पीने की सामग्री को पीसने के लिए। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक युग में आज इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है, जिसमें कि कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में सामग्री पिस जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा किए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियां, जिन्हें पाक पद्धतियां भी कहते हैं। बच्चों, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। पाक पद्धतियां भोजन बनाने की विधियां होती हैं, समय के साथ साथ परिवर्तित हो गई हैं। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था, जैसा कि आपने चित्र 3.1 का में देखा। अब भोजन पकाने के लिए आधुनिक लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं, जो कि आपने चित्र 3.1 खा में देखा। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था, जो कि आपने चित्र 3.1 गा में देखा। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं, जिसे आपने चित्र 3.1 घ में देखा। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। 3.2 भोजन के घटक क्या हैं? मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार, स्वस्थ
जीवन। स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी, लीव हेल्दी। अब देखिए यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, एक है राजस्थानी आहार, गुजराती आहार, असमिया आहार। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रह रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब देखिए चित्र 3.2 कुछ आहार कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार। ये देखिए, ये क्या है? गन्ना, ये है आलू, ये है शकरकंद, ये केला, अनानास, आम, ये है मक्का, ये बाजरा, ये है चावल, ये गेहूं और ये कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? बच्चों, इस प्रकार के लड्डू आपने सर्दियों में खाए ही होंगे। अब देखिए ये बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। चित्र 3.3 मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के अच्छे स्रोत हैं। बच्चों, ये वसा के स्रोत हैं जैसे कि बादाम, ये रहा बादाम, दही, दूध, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, नारियल तेल, घी, मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, ये कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से उन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। बच्चों, ये आप देख रहे हैं, यह है ध्रुवीय भालू, यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाने वाला भालू। इसका रंग सफेद होता है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। बच्चों, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये भालू शीत निद्रा में सो जाते हैं, यानी सो जाते हैं काफ़ी समय के लिए, जिससे कि शीत निष्क्रियता कहते हैं। उस समय ये भोजन नहीं करते हैं। इनके शरीर में जो वसा होती है वही वसा इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। चित्र 3.4 का प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस है। चित्र 3.4 ख में है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। तो बच्चों, ये देखिए पादप स्रोत यानी जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन जिसमें है अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग।
उसके बाद जंतु के स्रोत क्या हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है? दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस यानी मुर्गे का मांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाता है। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? इनमें से आप बताइए। चलिए और भी जानें। क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पे उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। बच्चों, आपने मशरूम खाया ही होगा कुछ बच्चों ने। ये भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आपको क्या लगता है, हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण हैं। तो बच्चों, समझ में आया कि ये जिनके मसूड़ों से खून आता है, रक्तस्राव होता है, ये या सूजन हो जाती है, स्कर्वी रोग है, जो कि खट्टा यानी कि नींबू जैसे संतरे इत्यादि में जो मिलता है, ना करने से हुआ। अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी कमी के कारण होता है। बच्चों, विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अध्ययन 2। अध्ययन 2। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र में मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण है। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों, विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और भी जाने में। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीनों तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्रियाकलाप 3.4। आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं इस तालिका में भोजन के घटक विटामिन या खनिज। विटामिन ए है यहाँ पे। कार्य क्या है विटामिन ए का? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। अब इसके स्रोत यानी किसमें मिलता है विटामिन ए? पपीता, गाजर, आम, दूध। अभावजन्य रोग या विकार।
अगर विटामिन ए की कमी हो तो दृष्टि का ह्रास या क्षति होती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, रतौंधी, कभी-कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। चलिए अगला देखते हैं विटामिन बी 1। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। फल या मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में ये पाया जाता है। अब इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण है सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। अगला आइए विटामिन सी। ये शरीर को रोगों से बचाता है। स्रोत क्या है? आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू हैं। कमी से इसमें स्कर्वी हो जाती है। क्या होता है इसमें? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अब पढ़िए विटामिन डी के बारे में। अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में ये सहायक है। स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। बच्चों, जो सुबह सूर्य की जो रोशनी होती है उसी में हमारा शरीर विटामिन डी का शरीर के अंदर निर्माण करता है। फिर है दूध में मिलता है ये, मक्खन, मछली, अंडे में। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना इसके लक्षण हैं। अगला है कैल्शियम। हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध, सोया दूध, दही, चीज, पनीर में पाया जाता है। अस्थि और दंत क्षय होता है इससे। इसकी लक्षण है दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। आयोडीन युक्त नमक सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल में पाया जाता है। कमी से इसके घींघा यानी गोइटर नामक रोग होता है। लक्षण है गर्दन के अग्रभाग में सूजन। आयरन यानी लोह तत्व रक्त का महत्वपूर्ण घटक है ये हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार में पाया जाता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया इंग्लिश में और हिंदी में रक्ताल्पता कहते हैं। दुर्बलता होती है इसमें, कमजोरी लगती है, सांस लेने में कठिनाई होती है। ये इसके लक्षण हैं। चित्र 3.5 से आपने ये सीखा कि विटामिन ए, बी 1, सी और डी और खनिज जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि विटामिन और खनिज ये खाद्य समूह के दो घटक हैं और विटामिन में आते हैं ए, बी 1, सी और डी और खनिज में आते हैं कैल्शियम, आयोडीन और आयरन। खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बच्चों, इन चित्रों की ओर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। दूध, आम, गाजर, पपीता। बी 1 के कुछ मुख्य स्रोत हैं जैसे कि अलसी के बीज, गेहूं, दूध, चावल, कद्दू के बीज, पनीर। इसके पश्चात विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर। विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। मछली, दूध, मक्खन, खाद्य मशरूम, अंडा। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिनों और खनिजों से भरपूर हैं। चित्र 3.6 हमने देख ही लिया है बच्चों। देख रहे हैं आप? अब आगे चलते हैं। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी-कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी और कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्चे साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी
कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पे ये क्या चर्चा हो रही है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? यहाँ देखिए, नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। फल और साग आहारीय रेशे यानी फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें वृक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। देखिए बच्चों, ये बालक क्या कह रहा है। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशेयुक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? इनमें से कुछ की एक सूची बनाइए। बच्चों, ये आपके लिए क्रियाकलाप है। जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। ये भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। ये पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। वैज्ञानिक परिचय। बच्चों, चलो वैज्ञानिक परिचय देखते हैं। कोलुथुर गोपालन। बच्चों, ये चित्र कोलुथुर गोपालन का है, जिनका जन्म 1918 में व मृत्यु 2019 में हुई। कोलुथुर गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति के लिए एक सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य पदार्थ घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 3.3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? आइए जाने कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। 3.3.1 मंड स्टार्च के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.5। आइए जांच करें। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल या नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षण के लिए कुछ अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालें। बच्चों, जैसे चित्र में डाला जा रहा है, इसी प्रकार आपको भी डालना है।
देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन की तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। 3.3.2 वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार की तैलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर जाने आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में अंकित करें। 3.3.3 प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.7 आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके इसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। 3.8 सावधानी, ये रसायन हानिकारक है। इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इनमें से किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपको कहा ना जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में ना डालें और ना ही इनको सूंघने का प्रयास करें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलेन की 2 बूंदें डालें। अब एक ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदें डालें। चित्र 3.8 को देखें आप। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। ये देखिए बच्चों, इस चित्र को। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने क्या देखा? क्या कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में लिखें। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता है? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों। चलिए बच्चों, तालिका 3.3 देखते हैं। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। देखिए, खाद्य पदार्थ का नाम यहाँ लिखा है, आलू, खीरा, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली इत्यादि। परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग आयोडीन परीक्षण से पहले, आयोडीन परीक्षण के बाद यहाँ पे आपको लिखना है। फिर है वसा परीक्षण में तैलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं यहाँ आपको लिखना है। फिर आपने क्या अवलोकन किया वो आपको लिखना है हाँ या नहीं में। प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग, प्रोटीन परीक्षण से पहले रंग और प्रोटीन परीक्षण के बाद। फिर मंड उपस्थिति है या नहीं ये लिखना है आपको। वसा उपस्थिति है या नहीं ये लिखना है। प्रोटीन उपस्थिति हाँ या नहीं में उत्तर देना है। इसी प्रकार इन सब का आपको उत्तर देना है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। 3.4 संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के
या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। क्रियाकलाप 3.8, आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं, तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल की सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? क्रियाकलाप 3.9, आइए तुलना करें। नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेटों पर पोषण संबंधी जानकारी लिखी है, उसे पढ़ें। देखिए बच्चों, यह है आलू का चिप्स और यह है भुना चना। चलिए देखते हैं पोषण संबंधी जानकारी दोनों की। प्रति 100 ग्राम, दोनों ही 100 ग्राम है। ऊर्जा 536 किलो कैलोरी और इसमें ऊर्जा 355 किलो कैलोरी। वसा 35.0 ग्राम, इसमें वसा 6.26 ग्राम, यानी कि इसमें वसा ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट 53.0 ग्राम, इसमें कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है, इसमें ज़्यादा है। प्रोटीन 7.0 ग्राम, इसमें प्रोटीन 18.64 ग्राम है। आहारीय रेशे जो कि अति आवश्यक है 4.8 ग्राम और इसमें आहारीय रेशे 16.8 ग्राम है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके बढ़ने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो भुने हुए चने में पाए गए हैं ज़्यादा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आलू के चिप्स के बजाय यदि आप भुने हुए चनों का सेवन करेंगे तो ये आपके लिए अधिक लाभकारी है। आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर पर ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना, जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया गया है, उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्वों की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण यानी कि फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। बच्चों, आपने कुछ खाद्य पदार्थों के पैकेट पे यह चिन्ह अवश्य देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.5, मिलेट यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज। बच्चों, मोटा अनाज को इंग्लिश में मिलेट कहा जाता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। चित्र 3.9 देखिए, ये सांवा वार्नयार्ड मिलेट है। ये इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों से सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कंदन यानी मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कंद कंद से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। कंद छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं।
ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम और खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 3.6 खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। ये देखो बच्चों, सबसे पहले किसान द्वारा गेहूं उगाना। किसान गेहूं देखो खेतों में उगा रहा है। इसके पश्चात अनाज की मड़ाई और ओसाई होती है। ये देखिए, इसके पश्चात अनाज का भंडारण होता है। इसके पश्चात अनाज पीसा जाता है, पैक किया जाता है। इसके पश्चात खुदरा दुकान तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां हम खरीदते हैं और हमारी माता जी या हम स्वयं भी बनाकर अपनी थाली में सजाकर उसका सेवन करते हैं। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत, प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और ये हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वस्थ रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होती है। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। चित्र 3.10। देखिए यहाँ क्या प्रश्न है। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? इसका पता लगाइए बच्चों। देखिए अंत में लिखा है स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। तो इसके साथ ही बच्चों ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया है। प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क, ज्वार, बाजरा, रागी, चना। बच्चों इसमें से आपको असंगत मतलब कि जो इस ग्रुप से मैच ना खाता हो, जो इस समूह का ना हो, उसे चुनना है। अब देखिए इसमें असंगत है चना। कारण ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज यानी मिलेट्स हैं, जबकि चना दलहन है। ख देखते हैं राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। अब यहाँ पर असंगत है चावल। कारण क्या है? राजमा, मूंग और सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त होता है, जबकि चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। प्रश्न 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना। पारंपरिक पाक पद्धतियों में पहले लोग मिट्टी के चूल्हों पर भोजन पकाते थे, किंतु आज के इस आधुनिक युग में लोग आधुनिक गैस, चूल्हे व इंडक्शन का प्रयोग भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं। मसाले पीसने के लिए पारंपरिक पद्धति में सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, किंतु आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पद्धतियां समय लेती थीं, किंतु स्वास्थ्यवर्धक थीं, लेकिन आधुनिक पाक पद्धतियां समय कम लेती हैं, किंतु उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। चलिए प्रश्न 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है।
कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। उत्तर: बच्चों, यहाँ हमने 3 प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 प्रश्न चुन सकते हैं। रवि अपने शिक्षक से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न 1 है, अच्छा आहार हमें किन बीमारियों से बचाता है? प्रश्न 2, अच्छा आहार किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है? प्रश्न 3, किस प्रकार का आहार हमें दवाइयों से दूर रखता है? चलिए अब प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। उत्तर: कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि में अत्यधिक वसा, नमक और शक्कर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही इनमें पौष्टिक तत्व भी नहीं पाए जाते। इसके साथ ही फल, सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू इत्यादि पौष्टिक तत्वों से भरपूर व हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, लेकिन हमें स्वादिष्ट नहीं लगते। अतः हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जिससे भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। प्रश्न 5, मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल और डबल रोटी यानी सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। उत्तर: मेदू सब्जियां नहीं खाता, जिसके कारण उसके शरीर को फाइबर प्राप्त नहीं हो रहा। फाइबर हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करता है। वह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक है। अतः मेदू को बिस्कुट, नूडल्स और सफेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का वह किस अभाव जन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर का है, रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है। ख, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर: उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। ग, कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उत्तर: उसे अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आम और पपीता शामिल करना चाहिए। प्रश्न 7, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे क, डिब्बाबंद फलों का रस, ख, ताजे फलों का रस, ग, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर: पोषण की दृष्टि से हम ताजे फल को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें अधिक पोषक तत्व और आवश्यक खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद है, जो कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया में अति आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त शक्कर और संरक्षक नहीं होते, जो कि डिब्बाबंद फलों के रस में पाए जाते हैं। बच्चों, यह और लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर: चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली उसकी हड्डी जल्दी ठीक करने के लिए दी। ख,
दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? खा का उत्तर है विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी दिया। ग चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है हमारे मन में सवाल उठता है कि केवल कैल्शियम लेने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है, वह उसका रंग नीला काला कर देता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, इसलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता है। प्रश्न 10। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर रमन का कथन सही है कि सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस कथन को जांचने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण करके देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू नीला काला रंग प्रदर्शित करेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे चीनी रंग नहीं बदलेगा। यह परीक्षण सिद्ध करता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न 11। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर साड़ी में स्टार्च था। बच्चों साड़ी में स्टार्च लगाया जाता है जिससे साड़ी सही से बनी रहे। साड़ी में स्टार्च था जो कि आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था, इसीलिए आयोडीन की बूंद गिरने के बाद रंग नहीं बदला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12। कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर है कदन्न में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज होते हैं। केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हमें सभी प्रकार के पोषण प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 13। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? उत्तर विलयन में आयोडीन को उत्तर विलयन में आयोडीन की कुछ बूंदें डालने के पश्चात यदि विलयन का रंग काला नीला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है। तो बच्चों हमने इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय 4 के साथ। गुड बाय एवरीवन।